नमस्कार। आज हम चेरनोबिल परमाणु हादसे पर बात करने वाले हैं। आपने कई दिलचस्प लेख रिपोर्ट्स भेजे हैं। हाँ, चेरनोबिल 26 अप्रैल 1986 यूक्रेन में, जो तब सोवियत संघ का हिस्सा था। बिल्कुल। और आज हम इन्हीं स्रोतों के आधार पर इसे गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। मतलब ये घटना कैसे हुई, क्यों हुई और उसके नतीजे क्या रहे। हाँ, हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से खास बातें निकालें, कारण, नतीजे, सबक, सब कुछ। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ कोई टेक्निकल फेलियर नहीं था। हाँ, इसमें इंसानी पहलू भी बहुत गहरा है। सिस्टम की कमियां थीं। सही, बहुत परतें हैं इसमें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपके भेजे मटेरियल में जोर दिया गया है चेरनोबिल प्लांट के डिजाइन पर, आरबीएम के टाइप रिएक्टर। हाँ, आरबीएम के सोवियत डिजाइन के ग्रेफाइट मॉडरेटेड रिएक्टर। एक लेख बताता है कि इन्हें चुना गया क्योंकि शायद ये सस्ते थे और बिजली भी काफी बनाते थे। हाँ, बनाने में सस्ते थे, पावरफुल थे, लेकिन इसी डिजाइन में आप कह सकती हैं कुछ बुनियादी खामियां थीं, खतरनाक खामियां। अच्छा, जैसे कि? बिल्कुल, ये जो आरबीएम के रिएक्टर थे, इनकी बनावट ही ऐसी थी कि कुछ खास हालात में, जैसे कम पावर पर चलाने पर, ये अस्थिर हो जाते थे। आपकी एक टेक्निकल नोट में जिक्र है पॉजिटिव वॉइड कोएफिशिएंट का। पॉजिटिव वॉइड कोएफिशिएंट? हाँ, आसान भाषा में कहें तो जब कोर में पानी ज्यादा भाप बनता था तो रिएक्शन धीमा होने के बजाय और तेज हो जाता था। ओ, ये तो उल्टा है, मतलब खतरनाक। हाँ, बहुत खतरनाक डिजाइन था। और वो जो सेफ्टी टेस्ट की बात है, जिसके बारे में आपके स्रोतों में बार बार आया है, उसका मकसद तो अपनी जगह ठीक था। हाँ, टेस्ट का मकसद तो समझना था कि अगर बिजली चली जाए तो टरबाइन कितनी देर कूलिंग पंप चला सकती है, इमरजेंसी जनरेटर शुरू होने तक। जरूरी जानकारी थी ये, बिल्कुल जरूरी थी। लेकिन जिस तरह से उस रात वो टेस्ट किया गया, वो डिजाइन की इन्हीं कमियों के साथ मिलकर एक तरह का भयानक कॉकटेल बन गया। मतलब टेस्ट के लिए जो तय तरीके थे वो फॉलो नहीं किए गए और रिएक्टर को ऐसी हालत में ले जाया गया जिसके लिए वो बना ही नहीं था। आपके एक जांच रिपोर्ट के अंश में ये पूरी प्रक्रिया है और वो पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो हुआ ये कि 25 अप्रैल 1986 की रात रिएक्टर नंबर 4 पर सेफ्टी टेस्ट शुरू हुआ, पर प्लान के मुताबिक नहीं। हाँ, देरी हो चुकी थी पहले। और फिर ऑपरेटर्स ने एक के बाद एक कई जरूरी सेफ्टी सिस्टम्स बंद कर दिए। आपके नोट्स में भी यही है। ये तो नियमों का सीधा उल्लंघन था। यहीं पर बात बहुत सीरियस हो जाती है। आपके एक विश्लेषण में इस पर खास ध्यान दिया है। सेफ्टी सिस्टम्स बंद करने का मतलब था कि रिएक्टर के पास खुद को संभालने का कोई ऑटोमेटिक तरीका नहीं बचा। ऑपरेटर्स शायद दबाव में थे, टेस्ट पूरा करने का दबाव हो सकता है, या शायद उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि रिएक्टर कितना अजीब बर्ताव कर सकता है। नतीजा, कोर बेहद अस्थिर हो गया। और गर्मी और दबाव? हाँ, तेजी से बढ़ने लगा, अनियंत्रित। किसी को समझ नहीं आया कि इसे रोके कैसे। ये डिजाइन की कमजोरी और इंसानी गलती का जानलेवा मेल था। और फिर धमाका 26 अप्रैल की सुबह ठीक 1:23 पर एक जबरदस्त धमाका रिएक्टर नंबर 4 में। आपके भेजे एक प्रत्यक्षदर्शी के बयान का अंश है। वो कहता है बिजली कड़की, फिर एक और बड़ा धमाका और रिएक्टर बिल्डिंग की छत, हजारों टन की कंक्रीट की छत उड़ गई। और भारी मात्रा में रेडियोधर्मी मलबा, ग्रेफाइट के जलते टुकड़े सब आसमान में फैल गए। ये तो बस शुरुआत थी। बिल्कुल, धमाके के बाद रिएक्टर के अंदर जो ग्रेफाइट था उसमें आग लग गई। ग्रेफाइट जो रिएक्शन धीमा करता है। हाँ, वही। और ये आग, कई रिपोर्टें बताती हैं, 9 दिनों तक जलती रही। 9 दिन? 9 दिन। और इस आग ने और भी ज्यादा खतरनाक रेडियोधर्मी कणों को धुएं के साथ हवा में फेंका। और ये सिर्फ वही नहीं रुका। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके भेजे मैप में साफ दिखता है ये रेडियोधर्मी बादल हवा के साथ बेलारूस, रूस, पोलैंड, जर्मनी, यहाँ तक कि स्वीडन और बाकी यूरोप तक पहुँच गया। मतलब ये एक लोकल हादसा नहीं था, ये तो पूरे महाद्वीप का संकट बन गया। बिल्कुल। तबाही के फौरन बाद क्या हुआ? वो जो लिक्विडेटर्स थे, शुरुआती बचाव कर्मी, उनकी कहानी तो बहुत दर्दनाक है। हाँ, आपके एक लेख में उनकी बहादुरी और उनकी त्रासद स्थिति का जिक्र है। फायर फाइटर्स, प्लांट के कर्मचारी, उन्हें फौरन भेजा गया आग बुझाने। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो किससे जूझ रहे हैं। ज्यादातर को नहीं, ना सही जानकारी, ना कोई खास सेफ्टी गियर। वो बस पानी डाल रहे थे ऐसी आग पर जो रेडियोधर्मी मलबे की आग थी। तो नतीजा भयानक था।
वो बहुत ज्यादा रेडिएशन के शिकार हो गए। कुछ ही घंटों या दिनों में गंभीर लक्षण, उल्टियां, त्वचा का जलना, सिर दर्द। आपके स्रोतों के मुताबिक करीब 30 लोग शुरुआती हफ्तों में ही मारे गए, ज्यादातर फायर फाइटर और प्लांट वर्कर, एक्यूट रेडिएशन सिकनेस से। हाँ, ARS, एक्यूट रेडिएशन सिकनेस। ये तो वो मौतें थी जो तुरंत हुई, लेकिन रेडिएशन का असर तो वो तो लंबा चलता है। आपके स्वास्थ्य अध्ययन वाले पेपर में ये विस्तार से है। बिल्कुल। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो ये तत्काल मौतें तो बस एक छोटा हिस्सा थीं। लंबे समय में स्वास्थ्य पर जो असर पड़ा वो कहीं ज्यादा बड़ा था, बहुत फैला हुआ था। जैसे कि आने वाले सालों में, दशकों में हजारों, शायद लाखों लोग जो उस इलाके में थे या सफाई में लगे थे, उन्हें कैंसर हुआ, खासकर थायराइड कैंसर। बच्चों में? हाँ, बच्चों में थायराइड कैंसर के मामले बहुत ज्यादा बढ़े। रेडियोधर्मी आयोडीन हवा और खाने से उनके शरीर में पहुंच गया था। और दूसरी बीमारियां भी, यूथीमिया, मोतियाबिंद और भी कई स्वास्थ्य समस्याएं बड़े पैमाने पर। आपके स्रोतों में जन्मजात विकृतियों का भी जिक्र है। ये दिखाता है कि रेडिएशन कितना अदृश्य है मगर कितना घातक, और असर कितना लंबा चलता है। हादसे के बाद पास का शहर था प्रिप्यात, उसका क्या हुआ? आपके नोट्स में सवाल है कि लोगों को निकलने में इतनी देर क्यों हुई? हाँ, प्रिप्यात प्लांट से बस कुछ किलोमीटर दूर करीब 49,000 लोग रहते थे, ज्यादातर प्लांट कर्मचारी और उनके परिवार। तो उन्हें कब निकाला गया? ये एक बहुत दुखद पहलू है। धमाका हुआ 26 अप्रैल सुबह 1:15 बजे, लेकिन प्रिप्यात खाली कराने का आदेश आया 27 अप्रैल दोपहर को। मतलब करीब 36 घंटे बाद। हाँ, 36 घंटे। आपके एक लेख में इस देरी के कारणों पर अटकलें हैं। शायद अधिकारियों को स्थिति की गंभीरता का अंदाजा नहीं था या छुपा रहे थे। सोवियत व्यवस्था में जैसा होता था। शायद। कारण जो भी हो, इस देरी का नतीजा ये हुआ कि हजारों लोग, बच्चे भी, बेकार में खतरनाक रेडिएशन के संपर्क में आए। और जब निकाला गया तो क्या कहा गया ना? हाँ, बिल्कुल। कुल मिलाकर 30 किलोमीटर का दायरा, उसे एक्सक्लूजन जोन घोषित किया गया। करीब 3 लाख से ज्यादा लोगों को स्थायी तौर पर कहीं और बसाया गया। ये अपने आप में एक बड़ी मानवीय त्रासदी थी। बहुत बड़ी। अच्छा, अब बात करते हैं उस मलबे को काबू करने की, वो जो रिएक्टर फट गया था। आपके एक इंजीनियरिंग डॉक्यूमेंट में सार्कोफेगस का जिक्र है। हाँ, सार्कोफेगस धमाके के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी टोटे रिएक्टर से निकलते रेडिएशन को रोकना। हजारों लिक्विडेटर्स ने जान जोखिम में डालकर काम किया। उन्होंने मलबा साफ किया। हाँ, और फिर 1986 के अंत तक उस तबाह हुए रिएक्टर नंबर 4 के ऊपर कंक्रीट और स्टील का एक विशाल ढांचा खड़ा किया, जिसे सार्कोफेगस कहा गया, मतलब ताबूत। ये उस वक्त की इंजीनियरिंग का कमाल था। और इंसानी हिम्मत का भी। लेकिन इसे जल्दबाजी में बनाया गया था, यह हमेशा के लिए नहीं था। इसीलिए बाद में एक नए, ज्यादा सुरक्षित ढांचे की जरूरत पड़ी। आपके एक हालिया लेख में न्यू सेफ कन्फाइनमेंट या NSC का जिक्र है। बिल्कुल। पुराना सार्कोफेगस कमजोर हो रहा था, रिसाव का खतरा था, तो एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट चला। और उसके तहत एक विशाल स्टील का आर्च बनाया गया, बहुत बड़ा, अब तक का सबसे बड़ा मूवेबल ढांचा है वो, जिसे पुराने सार्कोफेगस के ऊपर, हाँ, 2016-17 में उसके ऊपर सरकाकर फिट कर दिया गया। आपके इंजीनियरिंग स्रोत बताते हैं कि इसे अगले 100 साल तक सुरक्षित रहने के लिए डिजाइन किया गया है। 100 साल? हाँ, और अंदर रोबोटिक सिस्टम है ताकि पुराने ढांचे को धीरे धीरे खत्म किया जा सके। ये तो वाकई इंजीनियरिंग का कमाल है। पर इसका मतलब यह है कि चेरनोबिल की समस्या अभी खत्म नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। NSC एक बड़ी उपलब्धि है, पर यह समस्या का अंत नहीं है। ये उसे भविष्य के लिए सुरक्षित करने का तरीका है, जैसा आपके एक विशेषज्ञ की राय वाले लेख में कहा गया है। हाँ, कि ये एक लगातार चलने वाली प्रबंधन चुनौती है। उस जगह की निगरानी, रखरखाव और आखिर में उस रेडियोधर्मी कचरे का निपटारा। ये काम दशकों तक चलेगा। ये याद दिलाता है कि परमाणु कचरे का प्रबंधन कितना मुश्किल है, जटिल और महंगा, बहुत ज्यादा। अब अगर लंबे समय के असर की बात करें तो पर्यावरण पर क्या असर हुआ? आपके कुछ स्रोतों में रेड फॉरेस्ट का जिक्र है। हाँ, रेड फॉरेस्ट रिएक्टर के पास चीड़ का जंगल था। धमाके के बाद इतना रेडिएशन निकला कि वो बुरी तरह झुलस गया। पत्तियां लाल भूरी हो गई। हाँ, लाल भूरी होकर मर गईं। इसीलिए उसे लाल जंगल कहने लगे। जानवर भी मरे, बीमार पड़े, जमीन, पानी सब बुरी तरह प्रदूषित हो गए। लेकिन एक और दिलचस्प बात आपके इकोलॉजिकल स्टडी वाले पेपर में है।
वन्य जीवों की वापसी, ये थोड़ा हैरान करता है। ये वाकई एक विरोधाभास है और वैज्ञानिकों के लिए अध्ययन का विषय है, जैसा पेपर में बताया गया है, क्योंकि इंसानों ने वो इलाका छोड़ दिया। अब प्रकृति ने कब्जा कर लिया। हाँ, धीरे धीरे। आज उस एक्सक्लूजन जोन में भेड़िए हैं, जंगली सुअर, हिरण, लोमड़ी, यहाँ तक कि दुर्लभ प्रिजवेल्स्की घोड़े भी हैं। और उनकी आबादी बढ़ रही है। कुछ स्टडीज तो यही बताती हैं, फल फूल रही है। तो सवाल ये उठता है, जैसा आपके एक स्रोत ने पूछा भी है, कि क्या ये प्रकृति की जबरदस्त सहनशीलता है कि वो सबसे मुश्किल हालात से भी उबर सकती है, या ये दिखाता है कि जीवन रेडिएशन के खतरों के बावजूद ढलने का रास्ता खोज लेता है, भले ही कोई कीमत चुकानी पड़े। ये दोनों बातें सच हो सकती हैं। वैज्ञानिक अभी भी स्टडी कर रहे हैं कि रेडिएशन का उन जानवरों पर जेनेटिक लेवल पर क्या असर हो रहा है। लेकिन ये जरूर दिखाता है कि इंसानी दखल का हटना वन्य जीवों के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है, भले ही वो जगह खतरनाक क्यों ना हो। इसके अलावा एक और बड़ा नतीजा था, आपके IAEA वाले दस्तावेज में है, परमाणु सुरक्षा। अब बिल्कुल, चेरनोबिल ने पूरी दुनिया को परमाणु सुरक्षा के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। नियम कड़े हुए। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियम कड़े हुए। न्यूक्लियर प्लांट्स के डिजाइन, ऑपरेशन में पारदर्शिता, इन सब पर जोर दिया गया। तो आज कैसा है चेरनोबिल? आपके यात्रा विवरण और तस्वीरों से एक अंदाजा लगता है एक्सक्लूजन जोन अब भी है, रहना मना है। हाँ। प्रिप्यात शहर एक भूतिया शहर, खाली अपार्टमेंट, बिखरी किताबें, जंग लगे झूले, लगता है जैसे वक्त 1986 में थम गया हो। और इमारतें धीरे धीरे प्रकृति में समा रही हैं। हाँ, एक अजीब उदास करने वाली जगह है। बिल्कुल। हालांकि वैज्ञानिक शोध के लिए जाते हैं और अब सीमित संख्या में टूरिस्ट भी, खास नियमों के तहत। त्रासदी के निशान देखने। हाँ, ये एक तरह से इतिहास के एक काले अध्याय का स्मारक बन गया है। तो आपके भेजे सारे मटेरियल को देखने के बाद क्या सबक मिलते हैं चेरनोबिल से? क्या खास बातें निकलती हैं? देखिए, सबसे बड़ा सबक तो यही है कि ये सिर्फ एक मशीन की खराबी या डिजाइन की गलती नहीं थी, जैसा आपके कई स्रोतों ने कहा। हाँ, ये मानवीय भूल थी, जानकारी छुपाने की संस्कृति थी, नियमों की अनदेखी थी और अपनी तकनीक पर जरूरत से ज्यादा भरोसा था। ये दिखाता है कि शक्तिशाली तकनीक के साथ लापरवाही कितनी खतरनाक हो सकती है। बिल्कुल, जरा सी लापरवाही या अहंकार के कितने भयानक परिणाम हो सकते हैं। इसने हमें विज्ञान की सीमाओं और प्रकृति के संतुलन का सम्मान करना भी सिखाया। तो इन सब का मतलब क्या है? आज हमारे लिए चेरनोबिल की कहानी वो सिर्फ अतीत की बात नहीं है। नहीं, ये एक चेतावनी है। हाँ, एक चेतावनी जो आज भी इतनी ही प्रासंगिक है। ये हमें याद दिलाती है कि जब भी हम कोई शक्तिशाली तकनीक बनाते हैं या इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो परमाणु ऊर्जा हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, जेनेटिक इंजीनियरिंग हो, उसके साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। सुरक्षा, पारदर्शिता, खतरों का ईमानदारी से आकलन, ये सबसे जरूरी होना चाहिए। क्या हम आज चेरनोबिल से सीखे सबक याद रखते हैं? ये सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं, ये हमारे आज और आने वाले कल का सवाल है। बिल्कुल सही। इसी विचार के साथ हम आज की ये पड़ताल यहीं खत्म करते हैं।